इस लेक्चर में हम थ्रो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि थ्रो कीवर्ड क्या काम आता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं ब्रीफ में। देखिए, जैसे मान लो कि मेरे पास एक क्लास है, क्लास टेस्ट। इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड मैंने यहां पर बना लिया, स्ट्रिंग args। तो अब यहां पर हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां पर लिखा system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहां लिख दिया मैंने 10/0। इसको मैंने यहां पर बंद कर दिया, ठीक है। अब 10/0 जो एरर है हमारे पास, एक्सेप्शन जो है वो कौन सा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, और अर्थमेटिक एक्सेप्शन जो होता है वो होता है हमारे पास अनचेक्ड एक्सेप्शन। और अनचेक्ड एक्सेप्शंस को कंपलसरी नहीं है कि आप हैंडल करें ही करें, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे एक्सेप्शन अकर होगा, इंटरनली जो स्टेटमेंट चलेगा वो कुछ इस तरीके से चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, क्योंकि अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास है। इस अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का क्या बनेगा, एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा और उस ऑब्जेक्ट को इंटरनली क्या कर दिया जाएगा, थ्रो कर दिया जाएगा, ठीक है। इंटरनली क्या कर दिया जाएगा, थ्रो कर दिया जाएगा। ये सारा का सारा काम जो है वो कौन कर रहा है, आपका जेवीएम मैनेज कर रहा है। कौन कर रहा है, जेवीएम मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब जेवीएम मैनेज कर रहा है तो जेवीएम क्या करेगा कि इस थ्रो के लिए सबसे पहले तो मेन से पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई सोल्यूशन है। मेन कहेगा कि नहीं है मेरे पास, नहीं है तो फिर ये किसको दे देगा, ये डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को दे देगा। और डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर इसको अपने स्टाइल में आपके सामने जो भी एक्सेप्शन होगा वो लाकर शो कर देगा, ठीक है। क्लियर है। अब अगर मैं, ये तो इंटरनली हो रहा था, अगर मैं चाहूं कि मैं इस स्टेटमेंट को यहां लिख ही दूं, इसके जस्ट नीचे मैं यहां पर लिख दूं, ठीक है, तो ये वाला जो थ्रो कीवर्ड है ये मैं क्या कर रहा हूं, एक्सप्लिसिटली लिख रहा हूं। एक्सप्लिसिटली लिखा ना, मैंने खुद ने लिखा। लास्ट टाइम तो क्या था कि अगर सिर्फ ये स्टेटमेंट था तो इम्प्लिसिटली जेवीएम भी इसी को ही काम में ले रहा है, लेकिन अब हमने इंटेंशनली खुद लिख दिया। हमने कहा कि न्यू अर्थमेटिक, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बना दो किसका, अर्थमेटिक का, अगर यहां पर एक्सेप्शन अगर होता है तो, और उसको थ्रो कर दो, ठीक है। तो थ्रो करेगा तो ये थ्रो भी जेवीएम ही लेगा। अगर इसने हैंडल नहीं किया है तो भी ये किसको दे देगा, उसी डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को दे देगा। काम दोनों केस में सेम हो रहा है, लेकिन इस केस में हम एक्सप्लिसिटली थ्रो कर रहे हैं। तो थ्रो कीवर्ड जो है नॉर्मली हम लोग काम में लेते हैं एक्सप्लिसिटली थ्रो करने के लिए। अगर हमको कुछ कस्टमाइज्ड एक्सेप्शंस अगर हमको कहीं पर थ्रो करने हैं तो वहां पर हम काम में लेते हैं। खुद के अगर हम एक्सेप्शंस बनाते हैं तो उस केस में तो देखो, sometime we can create exception object explicitly and we can handle over to the JVM manually by using throw keyword। कह रहा है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, create exception object explicitly। कभी कभी हम explicitly कोई भी exception है, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और we can handle over to the JVM manually by using throw keyword। और throw keyword के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको हम काम में लेते हैं। जैसे यहाँ देखो, throw हमने लिखा तो कह रहा है कि to hand over our क्रिएटेड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट टू द जेवीएम मैनुअली। हम मैनुअली दे रहे हैं जेवीएम को, ठीक है। अभी बताया था कि दोनों केसेस में लेके तो जेवीएम ही जाएगा। एक केस में तो इंटरनली इम्प्लिसिटली लेकर जाएगा, एक में एक्सप्लिसिटली हम थ्रो कीवर्ड को लिखेंगे, फिर उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट बनाने का हम साथ में भेजेंगे। साथ में ये कंस्ट्रक्टर है हमारे पास अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो साथ में हम मैसेज भी भेज रहे हैं /0। कोई और मैसेज भी आप यहाँ पर भेज सकते हो, ठीक है। तो क्रिएटिंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आगे एग्जाम्पल में, The result of following two programs is exactly same। जैसे इस वाले केस में तो क्या हो रहा है, इस वाले केस में तो इम्प्लिसिटली हो रहा है सारा काम, यानी कि इंटरनली क्या कर रहे हैं, इंटरनली जेवीएम आएगा, इससे पूछेगा भाई है या नहीं है, नहीं है तो इंटरनली इसका क्या बनाएगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का, और वो किसको हैंड ओवर कर देगा, वो हैंड ओवर कर देगा आपको डिफॉल्ट एक्सेप्शन जो हैंडलर है उसको दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट है, in above case creation of arithmetic object and handover to the JVM will be performed automatically by the main method। ऑटोमेटिकली सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में क्या क्या, इस केस में हमने लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा हुआ है, थ्रू न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन /0।
तो कह रहा है कि इन अबव केस वी आर क्रिएटिंग एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, हम बना रहे हैं एक्सप्लिसिटली एंड हैंड ओवर टू द जेवीएम मैनुअली, और खुद हम जेवीएम को दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर जेवीएम को कौन दे रहा था, मेन मेथड दे रहा था, जबकि यहाँ कौन दे रहा है, हम मैनुअली, हमने खुद ने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर भी इंटरनली ये स्टेटमेंट लिखा गया है। तो कह रहा है कि इन जनरल वी कैन यूज थ्रो कीवर्ड फॉर कस्टमाइज्ड एक्सेप्शंस बट नॉट फॉर प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस। जनरली थ्रो जो कीवर्ड है उसका यूज ही तभी किया जाता है जब आप खुद के एक्सेप्शंस बना रहे होते हैं। कुछ देर के बाद या आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि कस्टमाइज्ड जो एक्सेप्शंस है वो कैसे बनाए जाते हैं। तो नॉर्मली जो थ्रो है, थ्रो कभी भी प्री डिफाइंड जो एक्सेप्शंस होते हैं उनके साथ काम में नहीं लिया जाता है, इसको नॉर्मली उन्हीं एक्सेप्शन के साथ काम में लिया जाता है जो हम बनाते हैं। कस्टमाइज्ड जो एक्सेप्शंस होते हैं उनके साथ, जैसे हमने लिखा थ्रो ई, इफ ई रेफर्स नल देन वी विल गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कह रहा है कि अगर मान लो मैंने थ्रो ई लिखा, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में देखो, ये मेन मेथड है, मेन मेथड के ऊपर हमने एक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, और जो ई है इस ई को हम बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। क्या बोलेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल। ये इंस्टेंस वेरिएबल है और इस वेरिएबल ने एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं थ्रो ई लिखता हूं तो ये बिल्कुल सिमिलर इसके जैसा हो जाता है, इसके जैसा, क्योंकि यहां पर भी हमने बनाया, बना के थ्रो कर रहे हैं, या हमने ऊपर बना दिया, यहां बना दिया, बनाकर हम ई को थ्रो कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। रन टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आएगी, यहाँ पर देखो मैंने क्या किया कि स्टैटिक अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई करके यहाँ पर छोड़ दिया। यहाँ पर भी मैंने इसको इधर देखो स्टैटिक लिया है, क्यों, क्योंकि स्टैटिक मेन मेथड स्टैटिक है, उसके अंदर हम स्टैटिक को काम में ले रहे हैं, तो स्टैटिक को स्टैटिक के अंदर ही हम लोग काम में लेंगे अभी, ठीक है फिलहाल, क्योंकि मेन मेथड हमारे पास स्टैटिक है तो उसके लिए उसको स्टैटिक बनाना जरूरी था। तो देखिए यहाँ पर भी हमने स्टैटिक बनाया। अब हमने क्या बनाया, क्या इसको हमने किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया है, नहीं। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम कैसे देते हैं, जब मैं आगे लिख देता है इसको न्यू करके और अरिथमेटिक एक्सेप्शन करके लिख देता है। तो अब फिलहाल क्या है, फिलहाल ई है, और ई हमारा क्या है, ई हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है। कौन सा है, इंस्टेंस वेरिएबल। और जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो नल होती है। क्या होती है, नल, क्योंकि तो क्लास का, किसी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो उस केस में जैसे मैं थ्रो ई करूंगा तो ई का मतलब ई के पास तो क्या पड़ा हुआ, नल। क्या कोई रेफरेंस है किसी ऑब्जेक्ट का, नहीं है। तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा कि जावा डॉट लैंग डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन एट थ्रेड मेन टेस्ट जावा 5 5th नंबर लाइन के अंदर बता रहा है कि इस तरह का आपके पास एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप किसी नल जो है उसको आप थ्रो नहीं कर सकते हैं, ऐसे किसी रेफरेंस वेरिएबल को, ऐसे किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल को जिसके पास नल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का उसने ले ही नहीं रखा, उसने बाय डिफॉल्ट नल यहाँ पर ले रखा है पिछले वाले एग्जाम्पल में। आफ्टर थ्रो स्टेटमेंट वी कांट टेक एनी स्टेटमेंट डायरेक्टली। कह रहा है कि थ्रो स्टेटमेंट जो है उसके बाद हम कोई और स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, ठीक है। अदरवाइज वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर सेइंग अनरीचेबल कोड। देखो ये तो कौन सा था, यहाँ पर जो हो रहा है वो कौन सा है, यहाँ तो इम्प्लिसिटली हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने थ्रोस को काम में नहीं लिया, लेकिन वहां पर हमने किसको काम में लिया है, वहां पर हमने थ्रोस को काम में लिया। तो कह रहा है कि जब आप थ्रोस को काम में ले रहे होते हो, एक्सप्लिसिटली ले रहे होते हो, तो उसके नीचे आप कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप उसके नीचे अगर कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे तो उस केस में एक्सेप्शन तो दिखाएगा नहीं, पहले कंपाइल टाइम एरर दिखा देगा कि यहाँ पर अगर एक्सेप्शन आएगा तो ये स्टेटमेंट कब चलेगा, ये तो कभी चलेगा ही नहीं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अनरीचेबल स्टेटमेंट का हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए कह रहा है कि प्रिंट हेलो जो है वो अनरीचेबल स्टेटमेंट है, जबकि इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में हम थ्रो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या पता अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आए तो ये स्टेटमेंट चली जाए, तो उस टाइम पर कंपाइलर इसको चेक नहीं करता है। तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पर अगर एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्शन वाला इंफॉर्मेशन ही पूरी प्रोवाइड करवाएगा, इसके बारे में ये नहीं कहेगा कि ये अनरीचेबल है, उसके लिए अनरीचेबल बता देगा, ठीक है। अब वी कैन यूज थ्रो कीवर्ड ओनली फॉर थ्रोएबल टाइप, अदरवाइज वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। कह रहा है कि सिर्फ थ्रोएबल टाइप जो है उन्हीं के साथ हम थ्रो को काम में ले सकते हैं। जैसे हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके रेफरेंस वेरिएबल को हमने थ्रो कर दिया, तो हम भेज सकते हैं। क्यों, क्योंकि अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है वो थ्रोएबल क्लास का ही चाइल्ड है। लेकिन क्या यहाँ पर टेस्ट हम क्या कर रहे हैं, थ्रो न्यू टेस्ट, हम टेस्ट को थ्रो कर रहे हैं। क्या टेस्ट हमारे पास किसी तरह का एक्सेप्शन है, नहीं है। मैंने जो प्रीवियस जो लेक्चर थे उसमें स्टार्टिंग 1-2 लेक्चर में मैंने आपको हायरार्की दिखाया था क्लासेस का, उन क्लासेस में कोई भी क्लास है उसके रेफरेंस को हम यहाँ पर थ्रो कर सकते हैं, लेकिन उसके ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर थ्रो कर सकते हैं। लेकिन ये तो टेस्ट तो हमारे पास कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, इसको हम थ्रो नहीं कर सकते। अगर इसको हमको थ्रो करना पड़ेगा तो इसे हमें इस टेस्ट 3 को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी इसको इसके अंदर उनमें से किसी एक क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट कर लिया।
अब मैं सीधे सीधे ले सकता हूँ कि मैं T3 को क्या मैं थ्रो कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि T3 जो है, T3 के पास अब रन टाइम एक्सेप्शन की हेल्प से बाकी की क्लासेस भी इसके पास हैं, तो टेस्ट भी थ्रो कर सकता है, टेस्ट 3 भी थ्रो कर सकता है। यहाँ पर टेस्ट 3 थ्रो नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके पास नहीं, ये तो ना तो खुद एक्सेप्शन क्लास है, ना ही इसने किसी पेरेंट क्लास को, ना ही किसी एक्सेप्शन क्लास को अपना पेरेंट बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर था नहीं। तो उस केस में क्या होगा, इनकम्पैटिबल टाइप फाउंड, टेस्ट 3 रिक्वायर्ड java.lang.throwable throws new test। कह रहा है कि इसको थ्रोएबल की जरूरत थी। अगर हम थ्रो जो है, थ्रो कीवर्ड को किसकी जरूरत है, थ्रोएबल के किसी भी थ्रोएबल या उसके किसी चाइल्ड की जरूरत होती है, ठीक है। और जब वहां पर हमने कर दिया, हमने थ्रोएबल का चाइल्ड रन टाइम एक्सेप्शन इसको दे दिया, तो रन टाइम एक्सेप्शन की जितनी भी क्लासेस हैं इसके लिए अवेलेबल होगी, तो अब इजिली यहाँ पर थ्रो कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास थ्रोज स्टेटमेंट है। ये थ्रो तो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो थ्रो का मतलब क्या है? थ्रो का मतलब ये है कि नॉर्मली हम लोग यूज में नहीं लेते हैं, कस्टमाइज्ड जो एक्सेप्शंस होते हैं उस केस में हम लोग काम में लेंगे। आगे हम कस्टमाइज्ड एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जो थ्रोज है वो इम्प्लिसिटली अपने आप मेंटेन होता है, लेकिन थ्रो क्या काम आता है? थ्रो काम में आता है अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई एक्सेप्शन थ्रो होने वाला है, तो आप मैनुअली थ्रो के साथ उस क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। इस लेक्चर में हम थ्रोज स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि थ्रो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। पिछले वाले में हमने थ्रो पढ़ा था। थ्रो में हमने पढ़ा था कि थ्रो को हम जब काम में लेते हैं जब हमको कोई एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली थ्रो करना हो, यानी कि मैनुअली हमको थ्रो करना हो। मैनुअली हमको कोई एक्सेप्शन है वो अपने जो कॉलर मेथड है उसको भेजना हो, ठीक है, या जेवीएम को देना हो, अगर मेन मेथड की बात हो रही है तो, ठीक है, तो हम वहाँ पर थ्रो को काम में लेते थे। अब हम थ्रोज जो स्टेटमेंट है या थ्रोज कीवर्ड है या थ्रोज क्लॉज है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थ्रोज क्या करता है कि सबसे पहली बात तो कि जब भी हमको थ्रोज को काम में लेना है तो हम हमेशा बात करेंगे चेक्ड एक्सेप्शंस की। किनकी बात करेंगे? चेक्ड एक्सेप्शंस की, यानी थ्रोज हमेशा चेक्ड एक्सेप्शंस के साथ काम में लिया जाता है, ठीक है। चेक्ड एक्सेप्शंस में कौन कौन सी क्लास हैं? जैसे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो गया हमारे पास, या फिर अगर हम बात करें इंटरप्टेड एक्सेप्शन हो गया, ये सब हम लोगों ने उस टाइम पर पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। पहले तो एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। पहला तो यही है कि इन आवर प्रोग्राम इफ देयर इज any chance to raising checked exception compulsory we should handle either by try catch block or by throws keyword, otherwise the code wouldn't compile। देखो क्या कहना चाह रहा है, पहले तो हम चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। मान लो कि मेरे पास एक क्लास है टेस्ट के नाम से, ये मेरे पास टेस्ट क्लास है। अगर हम यहाँ पर बात करें void m1 मेथड के अंदर, ठीक है, तो ये मेरे पास void m1 मेथड है। पहले तो मेन मेथड ही लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड स्ट्रिंग args ब्रैकेट हमने यहाँ ओपन किया। इसमें हमने m1 मेथड को कॉल कर लिया। नीचे हमने क्या बनाया? m1 मेथड बना लिया। m1 मेथड ने m2 को कॉल किया, ठीक है। नीचे हमने m2 मेथड को की बॉडी बनाई, ठीक है, और इसके अंदर हमने कुछ ऐसा कोड लिखा जिसकी वजह से फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन अकर हो गया। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन अकर हो गया जिसकी वजह से, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है वो चेक्ड एक्सेप्शन है, और चेक्ड एक्सेप्शंस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि चेक्ड एक्सेप्शंस को हैंडल करना जरूरी है। अगर आप हैंडल नहीं करोगे तो कंपाइल टाइम पर ही उनको वहीं पर आपको एरर दे दिया जाएगा कि आप या तो उसको ट्राई कैच ब्लॉक से हैंडल करो, या फिर आप किससे हैंडल करो उसको, या फिर आप इसको जो थ्रोज के थ्रू हैंडल करो। ये उस टाइम पर बता दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब यहाँ पर एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्शन आते ही, एक्सेप्शन आने का मतलब एक्सेप्शन तो बाद में आएगा, पहले तो कंपाइल टाइम पर इसको रोक दिया जाएगा। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है या तो ट्राई कैच ब्लॉक को काम में लो, ठीक है, और ट्राई कैच ब्लॉक को काम में नहीं लेना है तो आप थ्रोज को काम में लो। थ्रोज को कैसे काम में लोगे? जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा थ्रोज, जो भी एक्सेप्शन अकर हुआ उसका नाम लिख दो, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। ये ब्रैकेट हमने यहाँ पर शुरू कर दिया। क्या कर रहा है ये कह रहा है कि मेरे पास तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया,
और मेरे पास इसको हैंडल करने के लिए कोई कोड भी मैंने नहीं लिखा, तो इस एक्सेप्शन को डेलीगेट कर दो मेरे कॉलर के पास। तो ये कॉलर को भेज रहा है ये, ठीक है, कॉलर को भेज रहा है। इधर गए, इधर हमने लिखा थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब ये कह रहा है कि मैं भी अपने कॉलर को भेज देता हूं, तो इसने भी कॉलर को डेलीगेट कर दिया। और ये कह रहा है कि मैं भी अपने थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसने भी क्या किया, अपने कॉलर को भेज दिया। इसका कॉलर ये था, M2 है ये, M2 का कॉलर तो M1 था, M1 का कॉलर मेन था, और मेन का कॉलर कौन था, मेन का कॉलर था JVM। और JVM, इसने JVM को भेजा, JVM ने किसको भेज दिया, JVM ने भेज दिया इसको डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को। किसको भेजा, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को। तो उस केस में कंपाइलेशन के टाइम पर तो एरर नहीं आएगा, मतलब कोई किसी भी तरह कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन जब अगर मान लो फाइल नहीं मिलती है तो ये जाएगा यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां से वहां। डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर आपको उससे रिलेटेड जो भी एरर आएगा, एरर मैसेज आएगा, वो प्रिंट करवा देगा। और फाइल मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, प्रोग्राम चल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फाइल मिलना ना मिलना बाद की बात है। कंपाइलर तो आपको पहले ही एरर दे रहा था, हमने क्या किया, उस एरर को रोक दिया इस थ्रोज की वजह से, तो एरर आना बंद हो गया। अब एरर आना बंद हो गया, रन टाइम पर मान लो फाइल मिल गई, तो कम से कम प्रोग्राम तो चला ना। वो तो प्रोग्राम को चलने ही नहीं दे रहा था थ्रोज नहीं लिखने से। थ्रोज लिखने से क्या हो गया, प्रोग्राम चला। अब रन टाइम पर पॉसिबिलिटीज हैं कि फाइल मिले या ना मिले, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो वो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर अपना काम करेगा ही करेगा, ठीक है, वो तो दिखाएगा। जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल में भी यही कह रहा है कि थ्रेड क्लास का एक स्लीप मेथड है, ठीक है, और ये स्लीप मेथड है वो एक एक्सेप्शन जनरेट करता है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्टेड एक्सेप्शन। इंटरप्टेड एक्सेप्शन ये भी किस टाइप का है, चेक्ड टाइप का ही है, चेक्ड एक्सेप्शन ही। अभी भी आपको बताया था कि ये किसके साथ काम करता है, सिर्फ चेक्ड एक्सेप्शंस के साथ ही काम करता है। अभी जो मैंने फाइल नॉट फाउंड बताया था वो भी चेक्ड एक्सेप्शन ही था, ठीक है। अब क्या हुआ कि स्लीप मेथड की वजह से क्या होता है कि इंटरप्टेड एक्सेप्शन अकर हो जाता है। अब इंटरप्टेड एक्सेप्शन अकर हुआ, इसका मतलब कि जब ये प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होगा तो कंपाइलर को पता है कि स्लीप मेथड चलेगा तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन अकर होगा। तो अकर होगा तो क्या आपने कहीं ट्राई कैच ब्लॉक लिखा है इसके लिए, या फिर क्या आपने कहीं पर थ्रोज लिखा है इसके लिए, नहीं लिखा। तो इसको यहीं पर कंपाइलेशन के टाइम पर ही क्या दे दिया जाएगा, एरर दे दिया जाएगा। सोल्यूशन दो, पहला, या तो ट्राई कैच ब्लॉक को काम में ले लो, ट्राई के अंदर हमने इसको लिख दिया, जैसे एक्सेप्शन गया कैच ने उसको पकड़ा और कहा कि चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि तुमने यहाँ लिख दिया, लिखने के बाद कहाँ गया, हमने थ्रोज कर दिया, मेन मेथड ने थ्रोज कर दिया JVM के पास। JVM ने क्या किया, JVM ने डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को दे दिया, उसने कहा कि ठीक है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो आपका एक्सेप्शन हैंडलर है, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर है, वो प्रोग्राम को रन करवाएगा नहीं करवाएगा, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे फाइल मिल गई तो नहीं करवाएगा, ठीक है, एरर नहीं देगा, एक्सेप्शन नहीं देगा। फाइल नहीं मिली तो दे देगा, ठीक है, तो वो जाएगा ही नहीं उस टाइम पर। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन java.lang.interrupted एक्सेप्शन ये आ जाता है किस केस में, इस वाले केस में। अगर आपने किसी भी चेक्ड एक्सेप्शन को अगर आपने हैंडल नहीं किया है तो उस केस में कौन सा एक्सेप्शन, किस तरीके से एरर आएगा, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन के नाम से आएगा। कह रहा है कि java.lang.interrupted एक्सेप्शन आया, मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड बी टू बी थ्रोन, ठीक है, या तो वो कॉट होना चाहिए, कैच होना चाहिए, या फिर उसको थ्रो के थ्रू डिक्लेयर किया जाना चाहिए। वी कैन हैंडल दिस कंपाइल टाइम एरर बाय यूजिंग फॉलोइंग टू वेज। पहला ट्राई कैच, दूसरा हमने क्या किया, थ्रोज को हमने काम में लिया। दोनों केसेस में प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली चल जाएगा। नेक्स्ट है, हेंस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ थ्रोज कीवर्ड इज टू डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग टू द कॉलर मेथड। क्या होता है, कॉलर मेथड को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसको डेलीगेट कर दे, कॉलर मेथड को डेलीगेट कर दे। जैसे इस एग्जांपल में हम देखते हैं, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, इस एग्जांपल में सबसे पहले तो यहाँ पर स्टैक हमने यहाँ पर लिया, ठीक है। अब स्टैक के साथ सबसे पहले जो बना वो किसके लिए बना, मेन मेथड के लिए फ्रेम बना। मेन मेथड ने फ्रेम बना दिया, मेन मेथड ने डू स्टफ को कॉल कर दिया, तो जो फ्रेम बनेगा वो किसके लिए बनेगा, डू स्टफ के लिए बनेगा। डू स्टफ ने डू मोर स्टफ को कॉल कर दिया, तो जो अगला बनेगा वो बनेगा डू
मोर स्टफ जो है इसके लिए फ्रेम बन जाएगा। अब डू मोर स्टफ के पास क्या हो गया, इंटरप्टेड एक्सेप्शन अकर हो गया। अब ये क्या करेगा, ये इसको थ्रो करेगा अपने कॉलर के पास। इसका कॉलर कौन था, इसका कॉलर था डू स्टफ, तो इसने डू स्टफ को भेजा। डू स्टफ को भेजा तो उसकी मेमोरी से यहाँ से इसको खत्म कर दिया गया, तो ये लौट के यहाँ आया, कंट्रोल यहाँ आया। तो फिर इसके पास भी कहीं कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है, तो इसने अपने ऊपर वाले को दे दिया, तो ये भी खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया। अब सोल्यूशन तो मेन के पास भी नहीं है। मेन ने किसको दे दिया, मेन ने दे दिया हमारे जेवीएम को, ठीक है। अब जेवीएम ने इसको किसको दे दिया, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को दे दिया, तो उस हिसाब से उसको हैंडल करेगा। तो ये इसी की बात कर रहा है, कह रहा है कि हेंस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ थ्रोज कीवर्ड इज टू डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग टू द कॉलर मेथड। कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कॉलर को दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि मैं मेरे कॉलर को दे रहा हूँ, ये कह रहा है कि मैं मेरे कॉलर को दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप भेज सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट कह रहा है कि थ्रोज कीवर्ड रिक्वायर्ड ओनली चेक्ड एक्सेप्शंस, यूजेस ऑफ थ्रोज फॉर अनचेक्ड एक्सेप्शंस देयर इज नो यूज। अनचेक्ड के साथ कोई यूज नहीं है इसका, चेक्ड के साथ ही आपको काम में लेना होता है इसको। कह रहा है कि थ्रोज कीवर्ड रिक्वायर्ड ओनली टू कन्विंस कंपाइलर। कन्विंस की स्पेलिंग गलत है, कन्विंस कंपाइलर को कन्विंस करता है सिर्फ ये कि भाई आप एरर मत दो, ठीक है, हम इसको ऊपर लेवल पे चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। यूजेस ऑफ थ्रोज कीवर्ड डजंट प्रिवेंट एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। इसकी गारंटी नहीं है कि वो जो आपके प्रोग्राम को एबनॉर्मल टर्मिनेशन है वो वहां पर प्रिवेंट कर देगा, उसको रोक देगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर देख लिया। करेगा इन द अबव प्रोग्राम इफ वी आर रिमूविंग एटलीस्ट वन थ्रोज कीवर्ड, कह रहा है कि इनमें से कोई भी हटा दिया, जैसे मैंने ये हटा दिया, ठीक है, तो इन दोनों का कोई सेंस नहीं रहेगा। ये हटा दिया तो ऊपर वाले कोई सेंस नहीं रहेगा। तो सारे हमको सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा जब तक जिस भी किसी मेथड के अंदर उसका सोल्यूशन नहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कह रहा है कि वी कैन यूज थ्रोज कीवर्ड ओनली फॉर थ्रोएबल टाइप्स। कह रहा है कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि इधर मैंने लिखा थ्रोज टेस्ट। क्या टेस्ट कोई थ्रोएबल जो क्लास थी हमारे पास उसकी कोई चाइल्ड क्लास है? नहीं है। टेस्ट क्लास उसकी चाइल्ड क्लास नहीं है। तो ये कह रहा है कि हमेशा थ्रोज को आप सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन या थ्रोज क्लास है, या तो उसको आप यहाँ पर थ्रोज कर सकते हो या उसके चाइल्ड्स को थ्रोज कर सकते हो, वो भी रिपोर्टेड चेक्ड वालों को, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहां पर जो एरर देगा वो क्या देगा, इनकम्पैटिबल टाइप फाउंड। इनकम्पैटिबल टाइप का मतलब क्या है, इनकम्पैटिबल टाइप का मतलब ये है कि ये एनी हाउ किस टाइप का होना चाहिए, एनी हाउ ये थ्रोएबल टाइप का ही होना चाहिए। थ्रोएबल टाइप या इसके जो चाइल्ड्स हैं उसके टाइप का होना चाहिए, ठीक है। ये हमको एरर दे देगा। नेक्स्ट है हमारे पास केस 2। केस 2 में क्या कह रहा है कि हमने यहाँ पर लिखा थ्रो न्यू एक्सेप्शन। अब जो एक्सेप्शन है हमारे पास किस तरह की क्लास है, पार्शियल क्लास है, पार्शियली एक्सेप्शन क्लास है। पार्शियल एक्सेप्शन की क्लास में हमको थ्रो को काम में नहीं लेना होता है, क्या होता है, थ्रोज को, क्योंकि पार्शियली के अंदर क्या आता है, पार्शियली के अंदर चेक्ड भी तो आता है, पार्शियली चेक्ड बोलते हैं हम इसको। तो पार्शियली चेक्ड के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके साथ थ्रोज को काम में लेना पड़ेगा। थ्रोज एक्सेप्शन अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर चलेगा, थ्रो इसके साथ काम नहीं करेगा। तो एरर क्या दे रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन की। यहां पर भी इसको अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन कब आता है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन तब आता है जब आप किसी चेक्ड को हैंडल नहीं कर रहे हो ट्राई कैच से या थ्रोज से। थ्रो से कर रहे हैं, थ्रोज से थोड़ा ना कर रहे हैं, तो अनरिपोर्टेड तभी आता है। तो उसको थ्रोज के थ्रू हैंडल करो। उधर वाले में क्या दे रहा है, एरर थ्रो यहां पर हमारा चल जाए, क्योंकि एरर जो है वो किस टाइप की क्लास है, अनचेक्ड क्लास है, अनचेक्ड एक्सेप्शन है। तो अनचेक्ड एक्सेप्शन है तो थ्रो काम कर जाएगा वहां पर, तो इसलिए यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। रन टाइम एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। यहां कंपाइल टाइम एरर आता है, ठीक है। तो रन टाइम का आएगा कि भाई एरर आया तो रन तो आएगा ही, मतलब एक्सेप्शन तो आएगा ही, उसको हैंडल आपने किया नहीं है ट्राई कैच से, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, इन आवर प्रोग्राम इफ देयर इज नो चांस ऑफ राइजिंग एन एक्सेप्शन देन वी कांट राइट कैच ब्लॉक। कह रहा है कि मान लो कि अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी अगर एक्सेप्शन है वो नहीं आ रहा, राइज नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी एक्सेप्शन राइज नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम क्या नहीं कर सकते, उस केस में हम लोग कैच ब्लॉक को नहीं लिख सकते। नहीं तो क्या होगा, हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आएगा। एक्सेप्शन क्या आएगा हमारे पास, कंपाइल टाइम एरर सेइंग एक्सेप्शन XXX इज नेवर थ्रोन इन बॉडी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राई स्टेटमेंट, ठीक है। कह रहा है कि अगर आपका कोई आपने को ट्राई लिखा है और वो ट्राई अगर कैच ही नहीं कर रहा है, वो ट्राई जो है अगर कुछ भी मतलब थ्रो ही नहीं कर रहा है, जो ट्राई है वो कुछ भी थ्रो नहीं कर रहा है, एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा है, आपने उसका कैच लिख दिया, कोई चांस नहीं है वहां पर कि वो कभी थ्रो करेगा एक्सेप्शन, तो उस केस में आपके पास कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। लेकिन वो कब होगा, फुल्ली चेक्ड के केस में ही होगा। वो क्लासेस जो कि फुल्ली चेक्ड हैं, जैसे ये जो क्लास है मेरे पास एक्सेप्शन क्लास, ये फुल्ली चेक्ड नहीं है,
ये पार्शियली चेक्ड है। ट्राई ब्लॉक है, क्या कभी आपको लग रहा है कि कभी जिंदगी में भी यहां से कोई एक्सेप्शन अकर होगा? नहीं होने वाला यहां से। तो यहां से अगर एक्सेप्शन अकर नहीं होगा तो उस केस में इसका हमको कहीं भी ऑब्जेक्शन नहीं देगा वो। ये किस टाइप का? अनचेक्ड है, इसका भी नहीं देगा। लेकिन ये जो आईओ एक्सेप्शन है ये क्या है? ये फुल्ली चेक्ड एक्सेप्शन है। तो फुल्ली चेक्ड एक्सेप्शन के केस में अगर यहां पर आपको लग रहा है कि हेलो कभी कोई एक्सेप्शन देगा, नहीं देगा, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में एनी हाउ आपको क्या दे देगा? एक एरर दे देगा, वो भी कंपाइल टाइम एरर दे देगा कि भाई ट्राई आपने लिखा, वो कभी कोई एक्सेप्शन दे ही नहीं रहा, तो आप क्यों आपने यहाँ पर ट्राई कैच लिखा? ठीक है। इस केस में क्या है? कौन सी क्लास है हमारे पास? इंटरप्रेटेड एक्सेप्शन, ये भी फुल्ली चेक्ड क्लास है, तो इस केस में भी हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एरर हमारे पास अनचेक्ड क्लास है, तो इस केस में हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा, कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। कुल मिलाकर बात है रन टाइम पर एक्सेप्शन अगर कहीं कोई अगर फिलहाल तो ऐसा कोई है नहीं कोड में कि आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको कंपाइलर पास कर देगा। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है। अब कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमने पढ़े थे? ट्राई, कैच और फाइनली हमने पढ़ा था। थ्रो और थ्रोज भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। ट्राई काम में आता है जहाँ रिस्की कोड लिखा जाता है, कैच काम में आता है जहाँ पर रिस्की कोड को हैंडल किया जाता है। अगर रिस्की कोड आ जाता है कि कोई एक्सेप्शन अगर हो जाता है तो उसका क्या सोल्यूशन है। फाइनली के लिए क्या है कि क्लीन अप कोड को हम मेंटेन करते हैं। थ्रो और थ्रोज भी हमने पढ़ा था कि थ्रो हम लोग काम में लेते हैं जब हम लोगों को एक्सप्लिसिटली अगर कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करना हो। कस्टमाइज्ड में हम लोगों को नॉर्मली काम में आते हैं, आगे हम कस्टमाइज ही पढ़ेंगे। थ्रोज की बात करें तो ये क्या करता है कि ये डेलीगेट करता है अपने कॉलर को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेलीगेट करता है। थ्रोज कीवर्ड ये भी हमने पढ़ा था। मेन जो एरर्स है वो हमने देखा था, एक्सेप्शन एक्सएक्सेस हैज ऑलरेडी बीन कॉट, ये वाला हमारे पास एक्सेप्शन कब आता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास कब जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो कि मैंने एक ट्राई ब्लॉक यहाँ पर लिखा, इसके अंदर 10/0 यानी कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने या तो क्या लिखा कि मैंने कैच के अंदर यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिख दिया, ठीक है, एक कैच में, और दूसरे कैच के अंदर भी मैंने क्या लिख दिया? दूसरे कैच के अंदर भी मैंने क्या लिख दिया? अर्थमेटिक ही लिख दिया, यानी कि 2 बार मैंने अर्थमेटिक लिख दिया। तो उस केस में क्या होगा कि पहले वाले को तो ये कैच कर लेगा, दूसरे वाले के लिए एरर दे देगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या चांसेस हैं? इसके अलावा और चांसेस ये हैं कि ऊपर वाले में तो मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पर एक्सेप्शन लिख दिया, एक्सेप्शन क्लास लिख दी, एक्सेप्शन ई, ठीक है। और नीचे वाला जो कैच है, इस कैच के अंदर मैंने वही अर्थमेटिक एक्सेप्शन ही छोड़ दिया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन ही छोड़ दिया। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जैसे यहाँ पर एक्सेप्शन अकर हुआ, उसको ये वाली कैच ही हैंडल कर ले, क्योंकि एक्सेप्शन क्लास इतनी कैपेबल होती है कि वो अर्थमेटिक हो गया, मतलब रन टाइम और वो रन टाइम टाइप के जितने भी एक्सेप्शन है सारे के सारे हैंडल कर सकती है। तो जैसे अर्थमेटिक यहाँ पर आएगा, आते ये कैच कर लेगा, तो इसके ऊपर तो कभी जाएगा नहीं। तो इसके लिए वो क्या कहेगा? इसके लिए वो कहेगा कि एक्सेप्शन है जो पहले ही कैच किया जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह का आप लोगों को दे देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, मतलब कंपाइल टाइम एरर्स की बात कर रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन की बात कर रहा है। अनरिपोर्टेड कब था? जब आप किसी भी चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहे हैं, ना ट्राई कैच ब्लॉक से, ना ही थ्रोज क्लॉज से। नेक्स्ट है एक्सेप्शन XXX इज नेवर थ्रोन इन बॉडी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राई स्टेटमेंट। तो एक्सेप्शन जो है वो कभी भी थ्रो नहीं किया गया है बॉडी या किसके अंदर? कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राई, और ये सब तो हमने उस टाइम पर पढ़ा ही था। इनकम्पैटिबल का मतलब कि अगर आप कोई थ्रो कर रहे हो, कोई भी थ्रोज कर रहे हो या थ्रो कर रहे हो ऐसी किसी क्लास को जो कि थ्रोएबल क्लास या फिर उसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये आ जाता है। अनरीचेबल स्टेटमेंट का मतलब आप कहीं पर भी थ्रो आपने लिखा, थ्रो आपने मतलब एक्सप्लिसिटली लिखा और उसके नीचे कोई और स्टेटमेंट लिख देते, तो वो स्टेटमेंट क्या होंगे? कभी भी रन नहीं होंगे। और अगर कभी भी रन नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे पास अनरीचेबल कोड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। जितने भी ये जो एरर्स आपको दिखा रहा है ये सब पहले बताए जा चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका क्विक रिवीजन था। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम जो कवर करने वाले हैं कस्टमाइज्ड एक्सेप्शंस हम कवर करने वाले हैं कि कस्टमाइज्ड जो एक्सेप्शंस होते हैं उनको हमको कैसे काम में लेना है, ठीक है, कैसे हम खुद के एक्सेप्शंस बना सकते हैं। थैंक यू। एक्सेप्शन हैंडलिंग के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम कस्टमाइज्ड एक्सेप्शंस कैसे बना सके, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एक्सेप्शंस पढ़े थे वो सब प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस थे। थ्रोएबल क्लास के जो चाइल्ड एक्सेप्शंस थे वो हमने पढ़े थे। अब हम खुद के एक्सेप्शंस बनाना चाहते हैं, तो खुद के एक्सेप्शंस हम कैसे बना सकते हैं? क्या उसके लिए भी मुझे किसी प्री डिफाइंड जो एक्सेप्शन है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? हेल्प लेने का मतलब कि क्या उसको मुझे जो अभी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जो मैं बनाना चाह रहा हूँ उसके लिए क्या मुझे किसी प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास को उसका पेरेंट बनाना पड़ेगा? तो इस तरह के रूल्स हैं, सारे के सारे रूल्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में
कह रहा है कि समटाइम्स वी कैन क्रिएट आवर ओन एक्सेप्शन टू मीट आवर प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट्स। तो कभी कभी हमको क्या करना होता है कि प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कभी कभी खुद के एक्सेप्शंस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस ऐसे हैं जो कि जिनसे जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हमको मिले, प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस हमको मिले हुए, उससे वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं, तो खुद के एक्सेप्शंस बनाने की जरूरत पड़ती है। सच टाइप ऑफ एक्सेप्शंस आर कॉल्ड कस्टमाइज्ड एक्सेप्शंस। तो इस तरह के जो एक्सेप्शंस है वो क्या होते हैं, वो कस्टमाइज्ड एक्सेप्शंस होते हैं, जिनको हम लोग यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कुछ भी नाम दे दिया, जैसे यहाँ पर दे दिया इनसफिशिएंट फंड्स एक्सेप्शन, टू यंग एक्सेप्शन, टू ओल्ड एक्सेप्शन। या जब मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाई थी तो पहले दिन मैंने आपको बताया था कि कोई अगर बाइक से अगर आप ऑफिस जा रहे हो और बीच में आपकी बाइक पंचर हो गई तो वो क्या है, वो भी आपका जो आपका फ्लो है वो चलते चलते इंटरप्ट हुआ है, आप जा रहे हो कहीं पर, चलते चलते बाइक पंचर हो गई, तो हम कह सकते हैं टायर पंचर एक्सेप्शन, है ना। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो क्लास टू यंग एक्सेप्शन एक्सटेंड्स रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, आप देखो ध्यान से, ये वाला एक्सेप्शन है जो क्लास है टू यंग एक्सेप्शन, ये तो हमने नाम दिया है, लेकिन हमने एक्सटेंड किसको किया है इसमें, यहां पर रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड किया है। यानी कि रन टाइम एक्सेप्शन कौन है, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है हमारे पास, और उसके अंदर हमने क्या किया कि इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लिया और उस कंस्ट्रक्टर में हम स्ट्रिंग जो है उसको हम पास कर रहे हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पर लिख दिया सुपर एस, क्या लिख दिया, सुपर एस। सुपर का काम क्या होता है, सुपर का काम होता है कि इस एस को, यानी इस स्ट्रिंग में जो भी पड़ा हुआ है वो अपनी इस जो टू यंग एक्सेप्शन है, यानी कौन है, एक्सटेंड एक्सेप्शन, इसके कंस्ट्रक्टर को दे दो, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसके कंस्ट्रक्टर को पकड़ाना, जो भी इसके अंदर आया है उसको। नेक्स्ट है टू ओल्ड एक्सेप्शन, इसमें भी एक्सटेंड किसको किया गया, रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड किया गया। तो यहां पर भी इसका एक एक्सेप्शन बनाया गया, इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया, उस कंस्ट्रक्टर में स्ट्रिंग आ रही है, स्ट्रिंग को ये पास कर रहा है अपने पेरेंट को, इसका पेरेंट कौन है, इसका भी रन टाइम एक्सेप्शन है, तो उसको दे रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम बनेगा, इस प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास एक कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन के नाम से एक क्लास है, कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन डेमो के नाम से एक क्लास है हमारे पास। इसके अंदर हमको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद को एक्सेप्शन नहीं बना रहा है, ये एक्सेप्शन हम बना रहे हैं। देखो कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने इंटीजर पार्स इंट ARGS के 0। हमने क्या किया कि जब इस प्रोग्राम को हम रन करवाएंगे, देखो हमने क्या किया कि प्रोग्राम को रन करवाया, तो प्रोग्राम को कैसे रन करवाएंगे, जावा कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन डेमो के नाम से, क्योंकि कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन डेमो एसी के अंदर तो मेन मेथड है, तो उसको रन करवाने के लिए मुझे सबसे पहले जावा कमांड लिखनी पड़ेगी, एक्सेप्शन कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन डेमो लिखना पड़ेगा। आगे मैंने 61 पास कर दिया, ये 61 किसमें गया, ये 61 गया आपके कमांड लाइन आर्गुमेंट के अंदर गया, और वो ARGS के 0 में गया। इसको हम क्या बोलेंगे, ARGS का 0 ही बोलेंगे। अब तो ये कह रहा है कि ARGS के 0 में क्या है, एक्चुअल में अब इसमें जो भी स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो फॉर्म में होता है आपके स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो 61 जो गया वो किस फॉर्मेट में गया, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में गया। तो हमने क्या किया कि उस 61 को इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके किसको दे दिया, इस एज नाम के वेरिएबल को दे दिया। अब कह रहा है कि अगर आपकी एज छोटी है 18 से, तो एज मेरी 61 है, 61 तो लेस देन है नहीं 18 से, तो उधर जाएगा। और कह रहा है कि इफ एज इज ग्रेटर देन 60, तो एज में 61 है, 61 बड़ा है 60 से, इसका मतलब क्या, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहां क्या कह रहा है कि थ्रो का मतलब क्या है कि आप थ्रो करो क्या, न्यू टू ओल्ड एक्सेप्शन। यानी टू ओल्ड एक्सेप्शन कौन सी क्लास थी मेरे पास, ये कह रहा है कि इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के साथ, उस ऑब्जेक्ट का जो कंस्ट्रक्टर है उसके साथ ये मैसेज पास करो कि योर एज ऑलरेडी क्रॉस्ड, नो चांस टू गेट मैरिड, कि आपकी एज है वो क्रॉस हो चुकी है, अब आपका कोई चांस नहीं कि आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब यहां से थ्रो हुआ, अब ये थ्रो हुआ तो इस थ्रो को कौन लेगा, इस थ्रो कौन लेगा, तो हम देखेंगे कि टू ओल्ड एक्सेप्शन जो है, टू ओल्ड एक्सेप्शन वो थ्रो करेगा। तो यहां पर देखो टू ओल्ड एक्सेप्शन चलने के बाद क्या हुआ कि वो जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ही तो है, ये वाली स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग किसने रिसीव करी, इसने रिसीव करी, इसने रिसीव की तो इसने अपने सुपर को दे दिया। सुपर का मतलब ये है कि इस टू ओल्ड एक्सेप्शन क्लास की जो सुपर क्लास है कौन है, रन टाइम एक्सेप्शन। इस रन टाइम एक्सेप्शन का जो कंस्ट्रक्टर होगा, उस कंस्ट्रक्टर को ये मैसेज दे दिया जाएगा कि योर एज ऑलरेडी क्रॉस्ड, नो चांस टू गेट मैरिड, ठीक है। ये यहाँ पर मैसेज इसके पास पहुंचा दिया जाएगा, और फिर ये आगे जाकर जो ये मैसेज है, ये मैसेज इसका जो कंस्ट्रक्टर है या अंदर इंटरनल जो भी मैनेजमेंट है, तो वो उसको मैनेज करके प्रिंट करवा देगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर तो हमको क्या आएगा, यहाँ पर एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन
टू यंग एक्सेप्शन प्लीज वेट सम मोर टाइम यू विल गेट बेस्ट चांस। ये टू यंग किस केस में दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। अगर मैं यहाँ पर एज 9 दे देता हूँ उस केस में आएगा, ठीक है, उस केस में आएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये जो मैसेज है, ये मैसेज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। तो देखो यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास यूजर ने सबसे पहले जब प्रोग्राम चलाया तो ARGS में 9 दिया, 9 देते ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी। ट्रू जाए तो इस बार जो एक्सेप्शन इसने थ्रो किया, कौन सा कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, टू यंग एक्सेप्शन, क्या भेजा, प्लीज वेट फॉर मोर टाइम यू विल गेट बेस्ट मैच। ठीक है, अगर छोटा है 18 से छोटा है तो अभी हमने 9 या 7 जो भी इनपुट करवाया, क्या इनपुट करवाया हमने, देखो हमने 9 इनपुट करवाया तो 9 तो छोटा ही है। तो 9 के केस में कौन सा इफ चलेगा, ये वाला इफ चलेगा। अब ये जो यहाँ पर थ्रो कर रहा है उस वो थ्रो कहाँ जाएगा, इसके पास, ये इससे किसको दे देगा, रन टाइम एक्सेप्शन को दे देगा। तो ये थ्रो हो रहा है वो रन टाइम एक्सेप्शन के पास जा रहा है सीधा सीधा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर अगर 27 दे देता हूं तो क्या कहेगा, यू विल गेट मैच डिटेल सून बाय ईमेल। ठीक है, ये किस केस में होगा, 27 का मतलब क्या है, 27 का मतलब ना तो ये इफ चला ना ही ये इफ चला, एल्स इफ चला, क्योंकि दोनों में एक्सेप्शन जो है वो थ्रो हो रहा है। एल्स में इसमें कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं हो रहा है क्योंकि उस केस 27 है, वो ना तो 18 से कम है ना ही वो 60 से ज्यादा है, इसके बीच में पड़ रहे हैं। तो उस केस में ये मैसेज दे दिया जाएगा, ठीक है। और अगर वो यहाँ पर 61 दे देता है, एज 61 दे देता है, उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पर दे रहा है कि टू ओल्ड एक्सेप्शन, योर एज ऑलरेडी क्रॉस्ड, नो चांस ऑफ गेटिंग मैरिड। ठीक है, कौन से नंबर लाइन पर हो रखा है, कौन से क्लास में, कस्टमाइज एक्सेप्शन डेमो क्लास के अंदर, उसके मेन मेथड के अंदर कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन डेमो डॉट जावा, और आगे 25th नंबर लाइन में ये एरर दे रहा है। ये सारा का सारा हमको यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है जो नोट में लिखी गई है, क्या कह रहा है कि इट इज हाईली रिकमेंडेड टू मेंटेन आर कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन एज अनचेक्ड। हाईली रिकमेंडेड है कि कस्टमाइज्ड जो एक्सेप्शंस होंगे वो अनचेक्ड रखें, आप उसको आप चेक्ड ना बनाएं। और अगर आपको उसको अनचेक्ड रखना है तो उसके लिए आपको उसकी पेरेंट क्लास उसी क्लास को बनानी पड़ेगी जो कि अनचेक्ड है। और रन टाइम एक्सेप्शन क्या है, क्या कह रहा है, एक्सटेंडिंग रन टाइम एक्सेप्शन। और रन टाइम एक्सेप्शन क्या है, रन टाइम एक्सेप्शन हमारा अनचेक्ड एक्सेप्शन है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं कि रन टाइम से उसको हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कर रहा है कि वी कैन कैच एनी थ्रोएबल टाइप इंक्लूडिंग एरर ऑल्सो। हम किसी को भी कैच कर सकते हैं, हम एरर को भी कैच कर सकते हैं, कोई भी थ्रोएबल टाइप है उसको हम कैच कर सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि उसको रखना हमको अनचेक्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने ट्राई लिखा, ट्राई लिख के हमने कैच एरर कर दिया तो हम करवा सकते हैं कैच, इसको भी कैच करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये तो था हमारे पास कस्टमाइज एक्सेप्शन था। और जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो टॉप 10 एक्सेप्शंस हैं जो कि सबसे ज्यादा आते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो टॉप 10 एक्सेप्शंस हैं जो कि नॉर्मली अकर होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्सेप्शंस है उसको अपने वो कितने पार्ट्स में अपने डिवाइड कर रखा है। तो जो फर्स्ट है वो अपना जेवीएम एक्सेप्शन है, सेकंड है प्रोग्रामेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। जैसे कि पहला एक्सेप्शन जेवीएम एक्सेप्शन है जो कि जेवीएम जो है उसके थ्रू ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, और दूसरा प्रोग्रामेटिक का मतलब ये है कि प्रोग्रामर जो है उसके जो कोड आपने लिखा हुआ उसके थ्रू होते हैं। तो देखिए, द एक्सेप्शन विच आर रेज्ड ऑटोमेटिकली बाय द जेवीएम व्हेनेवर अ पर्टिकुलर इवेंट अकर। जैसे कोई पर्टिकुलर इवेंट जो है वो अकर हुआ, तो अगर उस टाइम पर जो भी जो एक्सेप्शन अकर होता है वो जेवीएम एक्सेप्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन हो गया या नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया, है ना, इस तरह के एक्सेप्शन जो है, यानी कह सकते हैं कि सब प्री डिफाइंड फंक्शन से पहले के बने हुए। दूसरा है द एक्सेप्शन विच आर रेज एक्सप्लिसिटली बाय द प्रोग्रामर और बाय द एपीआई डेवलपर आर कॉल्ड प्रोग्रामेटिक एक्सेप्शन। तो यानी कि जो है हमारी तरफ से एक्सप्लिसिटली हम लोग रेज करते हैं। नॉर्मली हम कौन से रेज करते हैं एक्सप्लिसिटली, हम यूजर डिफाइंड जो एक्सेप्शन है उन्हीं को हम रेज करते हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस व्हिच आर मोस्टली अकर्स। फर्स्ट है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो एरे है, एरे की साइज हमारे पास कितनी है, 10 है। अब एरे की साइज 10 है तो इसकी इंडेक्स पोजीशन होगी 0 to 9, क्योंकि 0 से इसकी इंडेक्स पोजीशन शुरू होती है। अगर मैं 0th इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूं तो वैलिड है, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन क्या उसकी -100 को इंडेक्स पोजीशन है या 100 को इंडेक्स पोजीशन है, नहीं है। तो अगर आप कोई ऐसे इंडेक्स पोजीशन से किसी पर्टिकुलर एरे को एक्सेस करने, किसी एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा। तो कह रहा है
कि इट इज द चाइल्ड क्लास ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन एंड हेंस इट इज अनचेक्ड। तो ये किस टाइप का एक्सेप्शन है? अनचेक्ड है। क्यों? क्योंकि ये रन टाइम एक्सेप्शन का चाइल्ड है। रेज्ड ऑटोमेटिकली बाय द जेवीएम व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू एक्सेस एरे एलिमेंट विद आउट ऑफ रेंज इंडेक्स, यानी कि ऐसे इंडेक्स के थ्रू हम किसी एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो इंडेक्स पोजीशन रेंज से बाहर है या एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस केस में हमको क्या मिलता है? उस केस में हमको ये एक्सेप्शन मिलता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। सेकंड है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन का मतलब ये है कि आप किसी ऐसे रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू उसके मेंबर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जिससे किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ही नहीं मिला है। जैसे यहाँ देखो, हमारे पास हमने लिखा स्ट्रिंग एस, अब एस में हमने नल डाला हुआ है। अगर एस में जैसे कि मैं यहाँ पर हैप्पी कोडिंग डाल देता, तो हैप्पी कोडिंग का मतलब, हैप्पी कोडिंग क्या है? ये हमारे पास एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट चले जाता तो एस डॉट लेंथ क्या कर देता? हमको आउटपुट दे देता, काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आउटपुट हमारे पास 12 आ जाता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एस को नल मिला हुआ है। नल का मतलब इसको कोई भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं मिला हुआ है। अब इसको किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ही नहीं मिला हुआ है तो वो उस लेंथ किसकी निकाल कर दे? तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। तो कह रहा है इट इज द चाइल्ड क्लास ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन एंड हेंस इट इज अनचेक्ड। ये किसका? ये भी रन टाइम का है, तो क्या है? ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है। रेज्ड ऑटोमेटिकली बाय द जेवीएम व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू कॉल एनी मेथड ऑन नल। किसी मेथड को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं नल रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से, तब ये अकर होता है। ठीक है, थर्ड है स्टैक ओवरफ्लो एरर। स्टैक ओवरफ्लो एरर का मतलब मैंने आपको बताया था कि जितने भी मेथड्स होते हैं उन सभी मेथड्स को जो स्पेस मिलता है वो कहाँ मिलता है? वो स्पेस मिलता है उनको स्टैक के अंदर। किसके अंदर मिलता है? स्टैक के अंदर। अब स्टैक के अंदर यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले मेन मेथड बना। ठीक है, ये हमारे पास मेन मेथड बना। अब मेन मेथड ने किसको कॉल किया? मेथड 1 को। तो उसने तो कॉल कर लिया मेथड 1 को। मेथड 1 ने किसको कॉल किया? यहाँ पर मेथड 1 ने मेथड 2 को। अभी मेथड 1 था, ठीक है, 1 के लिए बना। ठीक है, 1 ने किसको कॉल किया? 2 को। तो कौन बना? तो बना यहाँ पर मेथड 2। ठीक है, तो देखो आपस में क्या हो रहा है कि मेथड 1 ने तो कॉल किया, मेन ने तो कॉल किया मेथड 1 को, तो कंट्रोल यहां से जाएगा सीधा यहाँ। इसने किसको कॉल किया? इसने इसको कॉल कर दिया, फिर इसने बदले में इसको कॉल कर दिया, फिर बदले में इसने कॉल कर दिया, फिर इसने कॉल कर दिया, फिर इसने कॉल कर दिया। तो आपको लग रहा है कि कॉलिंग कभी रुकने वाली है? और अगर कॉलिंग नहीं रुकेगी तो हर एक कॉल पर एक फ्रेम बनता है, तो एक फ्रेम यहाँ पर मेथड 1 का बनेगा, एक 2 का बनेगा, एक 1 का बनेगा, एक 2 का बनेगा, एक 1 का बनेगा, एक 2 का बनेगा। इस तरीके से क्या होगा कि मेथड फ्रेम्स बनते हुए चले जाएंगे। और मेथड फ्रेम बनने का मतलब कहाँ बन रहे हैं? स्टैक के अंदर बन रहे हैं। स्टैक के अंदर बन रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जो मेमोरी है आपकी, वो मेमोरी फुल हो जाएगी एक टाइम पर, इतने फ्रेम्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सी मेमोरी है? स्टैक। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा एक्सेप्शन आएगा? स्टैक ओवरफ्लो का एक्सेप्शन हमारे पास, जो एरर है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, मेमोरी फुल होने वाले तो एरर ही है सारे के सारे। ठीक है, चलिए, और ये देखो एरर क्लास क्या कह रहा है कि इट इज चाइल्ड क्लास ऑफ एरर एंड हेंस इट इज अनचेक्ड व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू इन्वॉक रिकर्सिव मेथड कॉल। रिकर्सिव मेथड कॉल का मतलब जो आपस में या तो खुद को कॉल कर रहा हो या फिर सर्किल में एक दूसरे को कॉल कर रहे हो, तो वो उस वजह से क्या आता है हमारे पास? स्टैक ओवरफ्लो आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नो क्लास डेफ फाउंड। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है? एरर क्लास का ही चाइल्ड है, और ये क्या है? अनचेक्ड है, क्योंकि एरर क्लास भी अनचेक्ड है। कह रहा है कि जेवीएम विल रेज दिस एरर ऑटोमेटिकली व्हेनेवर इट इज अनेबल टू फाइंड रिक्वायर्ड डॉट क्लास फाइल। यानी कि मान लो कि आप कोई प्रोग्राम रन करवा रहे हो, तो रन करवाने के लिए आप लिखते हो जावा लिख के आपने जावा टेस्ट लिख दिया। अब जैसे आपने जावा टेस्ट लिखा तो क्या करेगा? क्या ढूंढा जाएगा? जो टेस्ट है, इस टेस्ट की डॉट क्लास फाइल को ढूंढा जाएगा। डॉट क्लास फाइल अगर नहीं मिलती है तो उस केस में हमारे पास क्या आता है? उस केस में हमारे पास ये वाला एक्सेप्शन आता है, जिसमें क्या होता है? क्लास नो क्लास फाउंड डेफ, नो क्लास डेफ फाउंड वाला जो एक्सेप्शन है, ये हम एरर जो है ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, जैसे जावा टेस्ट हमने लिखा तो कह रहा है कि इफ डॉट टेस्ट डॉट क्लास इज नॉट अवेलेबल देन वी विल गेट नो क्लास डेफ फाउंड एरर। नेक्स्ट है क्लास कास्ट एक्सेप्शन। क्लास कास्ट एक्सेप्शन का मतलब ये है कि अगर कोई एक क्लास किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रही है तो उस केस में उनके बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होनी चाहिए। पहली बात तो अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है तो वो नहीं जा सकता। दूसरा, जो आपका पेरेंट है वो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रख सकता है, लेकिन जो चाइल्ड है वो डायरेक्टली पेरेंट का नहीं रख सकता, पेरेंट के किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं रख सकता। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखो,
स्ट्रिंग मेरे पास एक क्लास है, मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, एस मैंने उसका रेफरेंस वेरिएबल बनाया। अब अगर मैं ये एस जो है ये ऑब्जेक्ट के अंदर इसको कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल अगर उसमें दे दूंगा तो इजीली चले जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर टाइपकास्ट भी नहीं करता तो भी चले जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग एस की जगह ऑब्जेक्ट ओ लिख देता तो भी ये ले लेता। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास का, ऑब्जेक्ट तो सबकी पेरेंट होती है, तो वो किसी भी क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस अपने पास रख सकता है, तो ये वैलिड है। दूसरे वाले में क्या कर रहा है, यहाँ पर क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ रहा है। कैसे? देखो, हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लास का क्या बना दिया, रेफरेंस बना दिया, और ऑब्जेक्ट क्लास के रेफरेंस को हम स्ट्रिंग में क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग में सबसे पहले कास्ट कर रहे हैं। तो पहली बात तो हम इसको पेरेंट को जो चाइल्ड है, चाइल्ड में कास्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही तो दे रहा है क्लास कास्ट एक्सेप्शन। तो चाइल्ड को हम क्या नहीं कर सकते, पेरेंट में कास्ट करके, सॉरी पेरेंट को चाइल्ड में कास्ट करके चाइल्ड के रेफरेंस वेरिएबल को नहीं दे सकते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेम वाला तरीका कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनेगा हमारे पास स्ट्रिंग का, रेफरेंस में किसको मिलेगा, रेफरेंस मिलेगा ओ को। अब ओ को स्ट्रिंग में हम इसलिए कन्वर्ट कर पा रहे हैं क्योंकि ओ के पास क्या पड़ा हुआ है, ऑलरेडी स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ही पड़ा हुआ है। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करके किसको दे रहे हैं, स्ट्रिंग को दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास वैलिड है। यहाँ पर तो इसके पास ऑब्जेक्ट क्लास का ही रेफरेंस था। क्या था? ऑब्जेक्ट क्लास का ही रेफरेंस था। उस ऑब्जेक्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट था उसी को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये नहीं होगा यहाँ पर। वहां पर रेफरेंस तो किसका था, ऑब्जेक्ट क्लास का, लेकिन जो रियल में ऑब्जेक्ट था वो किस टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का था। तो यहाँ पर ये कन्वर्जन पॉसिबल है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए क्लास कास्ट एक्सेप्शन यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्शन इन इनिशियलाइजर एरर। इनिशियलाइजर एरर के अंदर ये वाला जो एक्सेप्शन आता है कब आता है, जब आप स्टैटिक टाइप के मेथड या स्टैटिक टाइप के किसी ब्लॉक या वेरिएबल के साथ अगर हो कि आपने उसको या तो इनिशियलाइज नहीं किया या गलत जगह इनिशियलाइज कर दिया, इस तरीके से अगर एरर आते हैं तो वहां पर होगा। जैसे इट इज द चाइल्ड क्लास ऑफ एरर एंड इट इज अनचेक्ड, रेज्ड ऑटोमेटिकली बाय द जेवीएम इफ any exception occurs while performing static variable initialization and static block execution। कह रहा है कि या तो एरर आएगा कि आपने कोई स्टैटिक ब्लॉक को इनिशियलाइज कर रहे हो गलत तरीके से, या फिर ये तो वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। और अगर आप किसी स्टैटिक वेरिएबल को अगर यूज में ले रहे हो, उससे रिलेटेड अगर कहीं उससे रिलेटेड अगर कहीं पर कोई भी इशू आ गया तो यहाँ पर वो दे देगा। तो सबसे पहले क्या है कि मेरे पास सबसे पहले टेस्ट क्लास होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 10/0 कर रहा हूँ। यहाँ पर 10/0 का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमको एरर दे रहा है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.exception इन इनिशियलाइजर एरर, और साथ के साथ में नीचे वो एरर भी देगा डिवाइड बाई 0 वाले पे अधूरा है ये पूरा का पूरा लिख कर देगा यहाँ पर, ठीक है। इस वाले केस में हमने क्या किया, इस वाले केस में भी हमारे पास नल जो है एस में हमने नल डाला, और इस एस के थ्रू हम क्या लेंथ मेथड जो है के थ्रू हम इस एस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एस के पास तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, उसके पास तो नल डाला हुआ है। तो उस केस में स्टैटिक ब्लॉक के साथ हमारे पास एरर आ गया तो क्या दिखा देगा, एक्सेप्शन इन इनिशियलाइजर एरर, ठीक है। साथ के साथ में बता देगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन वाला भी नीचे आपको कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन की वजह से एरर आ रहा है। नेक्स्ट है इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। कह रहा है कि इट इज द चाइल्ड क्लास ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन इसलिए क्या है, अनचेक्ड टाइप का है, एक्सप्लिसिटली ये रेज होता है, ठीक है, प्रोग्रामर के थ्रू या एपीआई डेवलपर के थ्रू टू इंडिकेट दैट अ मेथड हैज बीन इन्वॉक्ड विद एप्रोप्रिएट आर्गुमेंट। जो मेथड है वो एप्रोप्रिएट आर्गुमेंट से ही क्या हुआ है, इन्वॉक हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, हमारे पास जो थ्रेड क्लास है इसकी जो प्रायोरिटी सेट प्रायोरिटी मेथड है, इसमें इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है, और जो इसके एवरेज जो मीडियम वैल्यू होती है वो 5 होती है और मैक्सिमम 10 होती है। अब 10 से ऊपर या 1 से नीचे नहीं जा सकता, जबकि हमको यहाँ पर प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं, कौन से सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, 100 सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है वो क्या इलीगल आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। तो एक तो ये हमारे पास एरर आता है थ्रेड क्लास के केस में। तो इसकी रेंज 1 to 10 होती है, 1 to 10 आप दे सकते हो, लेकिन अगर 1 से लेस यानी कि 0 या उससे माइनस में वैल्यू चली जाती है या मोर देन 10 अगर चली जाती है तो उस केस में आपको यहाँ पर एरर दे देगा। तो यहाँ पर दे रहा है कि java.lang.illegal argument exception हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। क्या है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन? तो कह रहा है कि इट इज द चाइल्ड क्लास ऑफ इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन एंड हेंस इज अनचेक्ड। ये क्या है, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन है, किसका, चाइल्ड है इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन का, और ये अनचेक्ड है। इलीगल आर्ग्यूमेंट जो एक्सेप्शन है, ठीक है, अगर यहाँ पर अनचेक्ड बता रहा है तो ये रन टाइम एक्सेप्शन जो है क्लास उसी का चाइल्ड है। रेज एक्सप्लिसिटली बाय द प्रोग्रामर और बाय द एपीआई डेवलपर टू इंडिकेट दैट वी आर अटेम्प्टिंग टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू द नंबर बट द स्ट्रिंग इज नॉट प्रॉपरली फॉर्मेटेड। जैसे
अब देखो यहां पर हम कह रहे हैं ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ये भी मेरे पास स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को तो मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि 10 हम ऐसे लिखते हैं इंटीजर का, लेकिन क्या इंटीजर का 10 ऐसा लिख सकते हैं? तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इंटीजर एक हमारे पास क्लास है रैपर क्लास, उसका एक मेथड है पार्स इंट नाम का मेथड, जो क्या करता है स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है और इस आई नाम के इंटीजर के वेरिएबल में डलवा रहा है। अब यहां पर हम टीईएन दिया हुआ है, टीईएन तो यार टीईएन को तो हम लिख नहीं सकते नंबर के फॉर्मेट के अंदर, तो इस केस में हमको क्या दे देगा, इस केस में हम लोगों को दे देगा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन दे देगा। ठीक है, तो ये नंबर फॉर्मेट है, गलत तरीके का, तो ये एक्सेप्शन हमको यहां पर ये दे देगा। नेक्स्ट है इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। क्या है इलीगल स्टेट एक्सेप्शन? क्या कह रहा है? इट इज अ चाइल्ड ऑफ it is the child class of runtime exception and hence it is unchecked, raised explicitly by the programmer or by the API developer to indicate that a method has been invoked at appropriate time। यानी किसी मेथड को गलत टाइम पर एक्सेस किया जा रहा है, यानी उसको कॉल किया जा रहा है। हो सकता है कि वो अवेलेबल ही नहीं हो, या हो सकता है कि वो आउट ऑफ स्कोप हो गया हो। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक, once session expires we can't call any method on the session object, otherwise we will get illegal state exception। कह रहा है कि मान लो कि आपका सेशन है, ठीक है, अब वो सेशन मान लो कि आपका एक्सपायर कर गया। अब जैसे आपका सेशन एक्सपायर किया, आपने इनवैलिडेट किया, अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर सेशन डॉट गेट आईडी को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो सेशन है वो सेशन आउट हो चुका है। तो सेशन आउट हो गया तो उसका मतलब क्या है कि आप वो उसके जो मेथड्स वगैरह हैं उनको हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या आता है हमारे पास, ये हमारे पास आएगा यहाँ पर इलीगल स्टेट एक्सेप्शन हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास लास्ट है असर्शन एक्सेप्शन एरर जो है। तो एरर अगर लिखा हुआ है इसका मतलब एरर क्लास का है। ठीक है, अनचेक्ड है और एक्सप्लिसिटली रेज होता है प्रोग्रामर के थ्रू या एपीआई के थ्रू। तो अगर आपका असर्शन है, अगर इसके रिजल्ट अगर फॉल्स आता है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मतलब फॉल्स का मतलब फेल हो गया असर्शन हमारा, तो उस केस में हमारे पास क्या आता है, असर्शन एरर हमारे पास आता है। ठीक है, तो ये जो थे ये टॉप 10 एक्सेप्शंस थे जो कि नॉर्मली कोडिंग के दौरान अकर होते हैं। ठीक है, थैंक यू।